हेलो एवरीवन। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज ये किसने लिखी है? तो डेनिस रिच ने, और ये रिलायबल है, सिंपल है और इजी टू यूज़ है, सो दैट ये पॉपुलर है। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को और किसी भी सिंपल लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसके लिए हम उसके अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड देन लेसन्स ऐसे स्टेप्स फॉलो करके सीखते हैं। वैसे ही सेम वर्ड सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग भी हमें वैसे ही सीखनी है। तो हमने डिजिट्स देखे थे, स्पेशल सिम्बॉल्स देखे थे, इवन वेरिएबल्स एंड डेटा भी देखा था। हमने डेटा के टाइप्स देखे थे, जैसे कि सिंपल डेटा जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर्स, एंड कॉम्प्लेक्स डेटा दैट इज फ्लोट्स, अरेज, पॉइंटर्स एंड ऑल। अभी आज देखेंगे हम कॉन्स्टेंट्स। सो क्या देखेंगे हम? कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट्स, अ कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। हमें भी बताया कि हमने अभी तक फिजिक्स में देखा कि कॉन्स्टेंट जैसे कि सी होता है, किसी इसमें बी होता है और किसी इसमें आर होता है, जो कि कांस्टेंट रहते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू रहती है उस कांस्टेंट की। यस, बट इट्स अ फिजिक्स, बट इट्स अ सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो in C programming, a constant is an entity that doesn't change, and the constant are often called a literals. हम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? लिटरल्स भी बोलते हैं। अभी एज इज इक्वल्स टू 90 स्टोर किया, ये एज क्या है? एज इज अ वेरिएबल जिसमें हमने 90 स्टोर किया। अब यही है 19, तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। तो 19 इज अ एज, मतलब जो एक डेटा है जो हमने स्टोर किया किस वेरिएबल में? एज में। तो ये 19 क्या हो? हमारा कांस्टेंट, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब डजंट चेंज, एंड द कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लिटरल। हियर आल्सो 19 ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, जैसे प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट मैंने बताया आपको कि 19 क्या है? एक इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप इन द सेंस इंटीजर है जिसमें पॉइंट्स नहीं होते हैं, एक डेटा है जो कि इंटीजर है। सिंपल नेचुरल नंबर्स। ओके, सो इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट आदि प्राइमरी कांस्टेंट। एंड जो सेकेंडरी कांस्टेंट जैसे हमारे अरे हो गया, पॉइंटर हो गया, इनम, स्ट्रक्चर एंड यूनिटी से। एक बात नोट करनी है कि इन सी प्रोग्रामिंग द रेंज ऑफ कांस्टेंट, अभी मैंने बोला ये 19 है, 19 क्या है? कांस्टेंट है। इन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हमारे कंपाइलर होते हैं जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ओके, बट इसमें भी कंपाइलर हम अपने कॉलेज में देखा जाए तो हमारे कॉलेज के कंप्यूटर में हम टर्बो सी एंड टर्बो C++ यूज़ करते हैं। उसमें जो हम कांस्टेंट, मतलब जो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, वो कितने से कितने तक रेंज होती है उसकी? तो होती है -32,768 टू +32,768, इतने तक उसकी रेंज होती है इन टर्बो सी एंड टर्बो C++। और बात करें VS कोड की, जो कि हम अभी यूज़ करते हैं, इवन दो ये ईजी जाता है ना यूज़ करने के लिए, तो इसकी रेंज होती है -2147483647 टू पॉजिटिव टिल दैट। ओके, सो ये रेंजेस होती है जो कि हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स दैट स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशंस, और वेरिएबल्स को ही बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब वो आइडेंटिफायर कैसे हुए? अभी हम लिखे, इसी को ऐसा लिखे, इज इक्वल्स टू है 10। अब आपको पता है क्या कि इज इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा, बट इज इक्वल्स टू किस में स्टोर है ये नहीं पता। ठीक है, पता भी होगा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या बोलोगे? एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या बोलेंगे? 10। बट आपको मतलब जस्ट लाइक फैकल्टीज का मैंने कल बोला था, अगर एज अगर स्टोर करनी है तो एज इज इक्वल्स टू 10। तो अभी एज इक्वल्स टू 10 है, एज भी है, तो ये क्या करता है? डेटा आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में इसने किस वेरिएबल में स्टोर किया। तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल एज इज इक्वल्स टू 10, मतलब एज ये एक आइडेंटिफायर हुआ ना कि हमने इसमें एज ही स्टोर किया है ना। जैसे कि स्कूल है, स्कूल का नंबर कितना है? 90, तो ये आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं कि एक टाइप के आइडेंटिफायर्स होता है जो कि देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने किस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर किया है, किस लिए किया है और किसके लिए किया है। ठीक है, अभी वेरिएबल्स तो हमने बना लिए थे, कल मैंने आपको रूल और रेगुलेशंस ने बताए थे। तो वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और द अंडरस्कोर, and no commas or the blanks are allowed within the variable's name. No special symbol other than an underscore can be used in the variable name. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल, age is equals to 10, it is valid, age underscore श्री, मतलब श्री का एज कितना है? तो श्री का एज है 3 years old. ओके, और अगर मैं ऐसा लिखूँ, एज श्री is equals to 3 year olds, so it's invalid and here the valid. so age is equals to 10, ये भी वैलिड है। तो इसमें क्या है, जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें इनको जो रूल्स है इनका ध्यान रखना है। जैसे कि हमें कॉमास यूज़ नहीं करना है, कुछ ब्लैंक्स नहीं, ये कुछ अलाउड नहीं है। ओके, और नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। तो हमें बस वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, कुछ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं हम, और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो जैसे कि पॉप अंडरस्कोर श्री CN
सो इट्स वैलिड बट इट्स नॉट वैलिड एंड इवन को समझ आएगा, डोंट नो, कॉमा श्री इज इक्वल्स is equals to 90 or age point Shri is equals to 78. So both are the invalid. So valid क्या है this? Okay, that's fine. इसके बाद है C keywords. So C keywords, the keywords are the word whose meaning has already been explained to the compiler. मतलब जब हम C प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं तो जो भी कुछ कीवर्ड्स होता है, वैसे देखा जाए तो इन C कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होता है जो कि पहले ही डिफाइन होते हैं इन C प्रोग्रामिंग. तो कीवर्ड्स क्या है, जो वर्ड्स है वो मीनिंग हैज़ ऑलरेडी भी डिफाइंड इन द कंपाइलर. अभी कीवर्ड्स है 32 कीवर्ड्स है, दैट इज अ कीवर्ड. जैसे कि ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, इफ है, गोटो है, फ्लोट है, इंट है, लॉन्ग है, जो कि हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अभी आते हैं मेन मुद्दे पर जो कि हमारे डेटा टाइप्स. इनके हेल्प से ही हम अपना सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं एंड दैट्स ऑल. सो देखा जाए तो हम थोड़ी स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो ये स्टेप है हमारे डेटा टाइप्स की. अभी डेटा टाइप्स में आता है इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है. सो इंट क्या है, इंट इज अ डेटा टाइप दैट स्टोर्ड इंटीजर वैल्यूज जस्ट लाइक अ नेचुरल वैल्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल कुछ नहीं होता, पॉइंट्स नहीं होते. दैट इज इंट एज इज इक्वल्स टू 10. मैंने भी पहले क्या लिखती थी, मैं पहले ये लिखती थी जस्ट लाइक एज इज इक्वल्स टू 10, बट अब क्या लिख रही हूँ मैं, अब मैं लिख रही हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू 10. मतलब एज में मैंने कौन सा डेटा स्टोर किया, तो एज में मैंने इंटीजर डेटा स्टोर किया. गॉट इट? यस. अभी स्कूल का नंबर कितना था, पहले 10 था, बट अभी ये स्कूल 90 इंटीजर है ना, तो इंट स्कूल इज इक्वल्स टू 90. और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए %. अभी के लिए बस ध्यान रखो, जब हम प्रोग्राम रिटर्न करेंगे तब आपको पता चलेगा. नाउ फ्लोट इज अ टाइप ऑफ डेसिमल और द फ्लोटिंग डेटा दैट स्टोर द रियल वैल्यूज और द डेसिमल वैल्यू, जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज होता है. हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो हम रीडिंग्स लेते हैं, जिसमें पूरे जो मतलब आंसर देखा जाए ना, इंटीजर आते ही नहीं थे, मैंने अभी भी नहीं आते मतलब पूरे पॉइंट में ही आता है. तो इट्स कॉल्ड अ फ्लोटिंग डेटा, जो कि हमें रियल वैल्यू देता है, नॉट केस स्पेसिफिक ऐसी एक्यूरेट वगैरह करके, ऐसा कुछ नहीं होता. जस्ट लाइक हमें रियल वैल्यूज देता है, जो कि हमारा फ्लोट वगैरह देता है. इसके बाद है कैरेक्टर. सो कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर डेटा दैट स्टोर द कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर स्टोर करता है. जस्ट लाइक एग्जांपल ए है, बी है, सी है, ए टू जेड. जैसे कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी इज इक्वल्स टू, हमने इसमें ए स्टोर किया है. कैरेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू 109 स्टोर किया, सी एच हमने कैरेक्टर में. ओके, सो दैट्स फाइन. इसके बाद है स्ट्रिंग डेटा दैट स्टोर द स्ट्रिंग. अब ये तो हुआ हमारा 109, ए कैरेक्टर स्टोर कर लिया, सब स्टोर कर लिया. इसके बाद अगर बात की, अगर किसी का अगर नेम हमें स्टोर करना है इन एनी वेरिएबल, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा का यूज़ करते हैं. स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं. स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करता है. So string data that stored the string. Example, string A is equals to Shri. So string data is on the double quotes. अभी string को ऐसा भी नहीं लिख सकते कि string A is equals to Shri, ऐसा नहीं. तो Shri को किस में लिखता है, inside the double quotes. ओके, इनसाइड दी डबल कोट्स लिखेंगे तो स्ट्रिंग ए अगर प्रिंट अगर करते हैं इसे, तो हमारा श्री प्रिंट होगा. अगर ऐसे नहीं लिखते तो फिर एरर दिखाएंगे. ठीक है. सम डेटा टाइप्स दैट आर ऑल्सो भी मोर इंपॉर्टेंट. तो ये जो डेटा टाइप रिविजिटेड है, लेटेस्ट सी जो बुक है यशवंत करंट करके, इधर है. तो ये पूरे लास्ट लेसन में दिया है, बट ये मेरे को आपको बताना था. बट जब हम सी मतलब एक्चुअल में सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, देन विल आई ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स. इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग. अभी आ गए गाइस हम अपने स्ट्रक्चर में, जो कि हम पहले अल्फ़ाबेट्स में थे, फिर कांस्टेंट कीवर्ड्स में थे, और सब अभी डेटा टाइप्स भी हो गए ना. अभी आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग. तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो इसमें फर्स्ट ये क्या है, हैश इंक्लूड. ये हमारी हेडर फाइल जो हम इसमें लिखते हैं, एंड दस ये हमारा मेन एंड कोड, दैट्स कॉल्ड दी स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में, फर्स्ट हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल, जो कि जिस हेडर फाइल में हमारा जो पूरा जो प्रोग्राम होता है रन होता है, स्टोर होता है, रन होता है. ओके, अगर हेडर फाइल ही नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्रोग्राम रन नहीं होगा. सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है जिसमें हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, जो कि स्टोर करता है. ओके, तो देखते हैं. नोट, मेन इज अ फंक्शन वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम बिगिंस, दैट इज एंट्री पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंट्री पॉइंट. एंड आप भी ये तो हो गया. ठीक है, तो मेन इज अ फंक्शन वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम्स बिगिन. सो हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल, ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है जिसके अंडर पूरा जो हमारा एग्जीक्यूशन वगैरह कोड वगैरह सब हम लिखते हैं. ओके, और ये रन होता है. अभी मेन ये बताया कि मैंने फंक्शन था,
फंक्शन था नहीं, सॉरी, फंक्शन है जहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, हम यहाँ पे कोड वगैरह लिखते हैं जो कि बिगिन होती है, एंट्री पॉइंट होता है. नाउ अभी हाउ टू प्रिंट इन सी, हाउ टू प्रिंट इन सी. सो इन सी वी हैव गिवन अ प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल्ड अ प्रिंट एफ. हम प्रिंट एफ करने के लिए अभी तक हमने देखा कि एंट वगैरह सब देखा. तो अभी सेंटेंस जब हमें क्रिएट करना है इन अ सिंपल लैंग्वेज, हमें अगर सेंटेंस क्रिएट करने हैं, प्रिंट करने हैं, कंप्यूटर को बताना है कि हमने ये लिखा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन. ओके, जो कि एक फंक्शन है पहले से ही प्री डिफाइन है इन VS कोड, इन सी प्रोग्रामिंग. दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रिंट एफ, जो कि हम प्रिंट एफ करते हैं. एवरी प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी रिटर्न इनसाइड सम हेडर फाइल्स. सम हेडर फाइल्स, मैंने बोला था कि जो हमारी हेडर फाइल है उसके अंदर एवरी प्री डिफाइंड फंक्शन वी कैन राइट. And printf is defined inside the stdio. This is a stdio.h. It's called a header file, जो कि हम C में यूज़ करते हैं. That is stdio.h. That is a standard IO header file. Standard IO header file. अभी printf तो हमने यूज़ किया, ये फंक्शन है. अभी किसी भी अगर फंक्शन को हम लिखते हैं, जैसे कि हमारा printf हो गया, तो printf और ये पैरेंथेसिस हम ऐसे ही लिखते हैं. ओके, अभी नाउ सिंटैक्स ऑफ पीसी. ओके, सो पैरेंथेसिस, अभी प्रिंट एफ, ये पैरेंथेसिस. तो हम अगर कुछ भी हमें प्रिंट एफ करना है तो ये जो है प्रिंट एफ ऐसा नहीं लिख सकते कि प्रिंट एफ लिखा और जो भी हमें कुछ लिखना है हम ऐसा लिख नहीं सकते. तो ये हमें पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना पड़ता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, और सॉरी रीड नहीं, प्रिंट. ओके, सो अभी सिंटैक्स कैसे होता है प्रिंट एफ का. तो प्रिंट एफ दैट इज मैसेज टू शो, मैसेज टू शो. ओके, हमें पहले प्रिंट एफ लिखना है, मैसेज टू शो. अभी आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे क्या है, ये डबल कोट्स है और यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन है. क्यों है? तो प्रिंट एफ में अगर कोई ये मैसेज टू शो, ये क्या है, मेरा एक सेंटेंस है जो कि मुझे बताना है कंप्यूटर को, हाँ, कि मुझे ये प्रिंट करना है. ठीक है, तो ये अगर हमें कुछ भी अगर प्रिंट करना होता है इन बाय यूजिंग अ प्रिंट एफ फंक्शन, तो अगर प्रिंट करना है कोई सेंटेंस तो ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ता है. अगर डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते तो ये वैलिड नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, एरर दिखाएगा. ठीक है, और ये सेमीकोलन क्यों? तो सेमीकोलन इसलिए क्योंकि ये टर्मिनेटर है, हमारे सेंटेंस को टर्मिनेट करता है और फिर से एक न्यू लाइन यहाँ से स्टार्ट करता है. तो अभी हम ऐसे अपना लिखते हैं जस्ट लाइक #include stdio.h, जो कि हमारी हेडर फाइल है. एंट मेन, जिसमें हमारा पूरा मतलब मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें हमारा पूरा कोड स्टोर होता है. अभी देखते हैं, हम चलते हैं VS कोड के अंदर. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग हमारा फर्स्ट. तो पहले क्या लिखेंगे हम, हेडर फाइल #include stdio.h लिखा. इसके बाद एंट मेन, जिसमें ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पूरा स्टोर करता है. नाउ एंट मेन, आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, जो हमारा सिंटैक्स था, स्ट्रक्चर था सी का, तो ये करली ब्रेसेस थे. तो मेन के बाद हमें करली ब्रेसेस के अंदर ही पूरा कोड रिटर्न करना है. दैट शुड बी नोटिस्ड. ओके, सो करली ब्रेसेस. नाउ लिखते हैं, हमें भी प्रिंट एफ करना है. क्या प्रिंट एफ करना है, मैंने जैसे बोला था, मैंने प्रिंट एफ लिखा, देन राउंड ब्रेसेस. ओके, ब्रेसेस लिखे मैंने, डबल कोट्स, इसके बाद डबल कोट्स. अभी डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है हेलो, लिखा हमने. ठीक है, और इसके बाद प्रिंट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट होगा या एरर आएगा समथिंग. यहाँ पे क्या बोला है, बेसिक्स ऑफ सी इन फंक्शन मेन. ओके, एक्सेप्टेड दिस द सेमीकोलन. मैंने आपको बोला था कि क्या चाहिए, इज अ टर्मिनेटेड नीडेड, दैट इज सेमीकोलन. अभी इसके बाद प्रिंट करते हैं. सो देखो, हेलो वर्ड, दैट इज आवर आंसर. बट एक चीज़ कभी भी इन सी लैंग्वेज ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है. अब ये रिटर्न 0 कैसे, किस लिए, मतलब क्यों? तो ये रिटर्न 0 इसलिए क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट अगर हो रहा है, रिटर्न 0 अगर लिख रहे हैं तो ये रिटर्न करता है. और अभी तक तो हमें ऐसा ही मतलब मालूम था कि ये रिटर्न करता है 0 को, सो दैट हमारा प्रोग्राम रिटर्न होता है और अदरवाइज नहीं होता है. सो इट्स नॉट अ रियल रीज़न. ओके, सो रिटर्न 0 हम इसलिए लिखते हैं, रिटर्न अगर 0 कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है. और रिटर्न अगर 1 लिखते हैं और समथिंग कुछ भी लिखता है तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फेलर होता है. अगर रिटर्न 0 कर रहे हैं और ये नीडेड होता है हर प्रोग्राम के बाद, जब भी हमारा मतलब जो भी हमें कुछ लिखना है इसके बाद अगर हम लिख रहे हैं तो रिटर्न 0 का लिख रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं. और अगर रिटर्न 1 लिख रहे हैं तो इट्स नॉट अ सक्सेसफुली, इट्स कॉल्ड अ फेलर. ओके, सो दैट शुड बी नोटेड. अभी ये हो गया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हो गया. इसके बाद लिखती हूँ प्रिंट एफ, क्या लिखूँगी, प्रिंट एफ हेलो एवरीवन, सॉरी लिखा मैंने,
देखते हैं अभी क्या प्रिंट होता है। दैट इज़ हेलो वर्ल्ड एंड हेलो एवरीवन। अब ये एक ही लाइन में आ रहा है, अलग अलग ऐसे अलग अलग आना चाहिए था ना, मतलब कि पहले प्रिंट एफ हेलो किया तो उसके बाद हेलो वर्ल्ड हेलो एवरीवन लिख लिया, बट ये नहीं आया। तो फिर ऐसा करते कि एक ऐसे स्पेस देता है। अभी देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तब भी वैसा ही आ रहा है। तो इसके लिए अगर हमें अलग अलग अगर लाइन में अगर चाहिए तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स कॉल्डली दैट इज escape सीक्वेंस। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, escape सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक द न्यू लाइन कैरेक्टर इज एन escape सीक्वेंस। अभी स्लैश जस्ट लाइक अ स्लैश एंड दैट इज न्यू लाइन। अभी मैं यूज़ करके इसे हम यूज़ करते हैं, ये क्या करता है हेल्प, आपको खुद ही पता चला जाएगा। स्लैश एन मैंने यूज़ किया। ये जो escape सीक्वेंस है ये कभी भी प्रिंटफ के इसमें डबल कोट्स के अंदर ही लिखता है। किसके, ये जो escape सीक्वेंस है, अगर ऐसे अगर ठीक है मैं इधर ऐसा लिखती हूँ और ये डबल कोट्स के बाहर लिखती हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो एरर आया क्योंकि ये नहीं सेटिस्फाइड है, मतलब ऐसा लिखना ही नहीं पड़ता है, ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ता है। जस्ट लाइक देखो इस पर स्लैश एन अभी यूज़ किया, अभी क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। हियर आ गया दैट इज हेलो वर्ल्ड एंड हेलो एवरीवन। सो इट्स कॉल्ड escape सीक्वेंस। ओके इसके बाद है, और escape सीक्वेंस मैंने तो बस यही यूज़ करके दिखाया। वैसे अगर हमें अगर टैब चाहिए होता है, जैसे ये जो एक टैब है, ये जो पूरा जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं वन टैब। ओके सो अगर टैब अगर चाहिए दो सेंटेंस के बीच में तो हम स्लैश टी यूज़ करते हैं, बैक स्पेस चाहिए तो स्लैश बी यूज़ करते हैं, और ब्लैक स्लैश चाहिए तो ये डबल स्लैश यूज़ करते हैं। और ये पहले केस में था, मतलब अभी भी है अपन के VS कोड में होता है, बट इसके लिए ना कुछ लाइब्रेरीज जो स्लैश ए के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब अगर इसे अगर यूज़ किया ना तो लैपटॉप में ऐसा बिम जैसा कुछ तो भी ऐसा साउंड क्रिएट होता है, सो देता है। तो आई डोंट नो इफ़ अगर मुझे अगर पता चला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद सिंगल क्विट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स कॉल्ड escape सीक्वेंस, जो कि हमारे जो सेंटेंस है जिस टाइप मतलब जिस टाइप के हमें अरेंजमेंट चाहिए होती है वो हेल्प करती है। escape sequence by using escape sequence we can arrange and we can maintain the manner of our sentence, that is the new line character is an escape sequence, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर मुझसे बोलता है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। सो हम बाकी का कल देखते हैं। बाय बाय।